Assalamualaikum and welcome back students. My name is Bilal Hassan and you are learning entrepreneurship and our course title is MGT602. This is our theme number 7 entrepreneurship and creativity. Entrepreneurship और creativity इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. क्रिएटिव होना ही एक बंदे को एंटरप्रेन्योर बनाता है कि वो एग्जिस्टिंग चीज़ों में कुछ नई क्रिएटिविटी लेके आए या उसमें इनोवेशन लेके आए. Innovation, the process of translating an idea or invention into a good or services that create values for which customer will pay. ऐसी आइडिया या ऐसे इन्वेंशन जिसकी बेस पे हम कोई गुड या सर्विसेज बनाते हैं जो कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो और हमें पे करने के लिए तैयार हो, कोई ऐसी वैल्यू हो, कोई ऐसी सर्विसेज हो, कुछ ऐसी गुड्स हो जिसके लिए वो कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो. मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेटर. ये लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ वो चीज़ें बनाएं, मतलब सिर्फ वो प्रोड्यूस करें. प्रोड्यूस करने के अलावा जो है आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को पहले से ज़्यादा बेटर, फास्टर, चीपर और जो ग्रेटर सेटिस्फैक्शन वगैरह लोगों की वो भी लेके आप इनोवेटिव हो सकते हैं. इसमें दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इनोवेशन में. पहला है इन्वेंशन, दूसरा है कमर्शलाइजेशन. इन्वेंशन इन्वेंशन का मतलब है समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आना, वो ही इन्वेंशन कहलाता है. दूसरा है कमर्शलाइजेशन. अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो वाकई इनोवेटिव है, अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन अगर आप उसको कमर्शियल लेवल पर नहीं लेके जाते, उसके लिए आपको फंडिंग नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिस जगह आप उसको जाके प्रेजेंट कर सकें किसी सोसाइटी में प्रेजेंट, तो फिर वो बिल्कुल फजूल है. कमर्शलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन में. अभी इसको मार्केट और टेक्नोलॉजी के बेस पे इनोवेशन की चार टाइप्स बताई गई हैं. पहली है हमारे पास इंक्रीमेंटल इनोवेशन. इंक्रीमेंटल इनोवेशन वो इनोवेशन होती है जिसमें हमारे पास मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही होती है और टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल की, कि मोबाइल वही होते हैं आईफोन, ओप्पो वगैरह, या जो है हमारे पास दूसरे इन्फिनिक्स, इस तरीके से जो भी मोबाइल हैं, मोबाइल वही होते हैं. लेकिन जब नए मॉडल आ रहे होते हैं उसके उसमें कुछ ना कुछ उसके फीचर्स में इजाफा कर दिया जाता है, तो ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाता है. फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन. इन इंक्रीमेंटल इनोवेशन और आर्किटेक्चरल इनोवेशन, इन दोनों में जो है वो रिस्क मैनेजेबल होता है. इसमें भी क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही होती है, सिर्फ मार्केट नहीं होती है. मतलब टेक्नोलॉजी इधर अभी आपके शहर में जो लाहौर में जो है वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, लेकिन किसी दूसरी जगह पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो आप इधर से वही टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उठा के किसी नई मार्केट में जाकर उसको सेल कर देते हैं. इस तरीके से आगे आ जाता है डिसरप्टिव इनोवेशन. डिसरप्टिव इनोवेशन जो है इसमें और रेडिकल इनोवेशन में रिस्क हाई होता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो बाज़ औक़ात लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. डिसरप्टिव इनोवेशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आईफोन देख लें. क्योंकि मोबाइल वही था जिस तरीके से पहले चल रहे थे, आईफोन ने क्या किया, उसमें कुछ ऐसे फीचर डाल दिए कि जो मतलब बाकी मोबाइलों से डिफरेंट था, उसको चलाना डिफरेंट था, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिफरेंट थी, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी उभर कर आ गई सामने, उसके लिए एक नए बने. रेडिकल इनोवेशन भी इसी तरीके से है, उसमें भी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, मार्केट भी नहीं होती है. इसमें जो आपकी चीज़ आ रही है कोई मार्केट में, तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो इसको देखकर टाइप्स ऑफ इनोवेशंस, हाउ वेल इज द प्रॉब्लम डिफाइंड और हाउ वेल इज द डोमेन डिफाइंड. प्रॉब्लम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और डोमेन किस तरीके से, कि हमारी डोमेन क्या है और हमारा प्रॉब्लम क्या है. इन दोनों की बेस पर जो है फिर वो दोबारा से इनोवेशन की एग्जांपल. बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च में जो हमारे पास डोमेन है वो भी अच्छी नहीं है और प्रॉब्लम जो है वो भी हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो ये बेसिक रिसर्च में आ गया. जैसे कोई बंदा जाना चाहता है स्पेस में. अभी जब फर्स्ट टाइम जब स्पेस में गए थे, ये चांद पे कदम रखा था, तो उन्होंने देखा था कि अगर हम उस जगह पहुंचेंगे, तो ये भी उनको नहीं पता था कि ये हमारे डोमेन में है, अभी से पहुंच भी सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. और प्रॉब्लम भी डिफाइन नहीं था कि अगर पहुंच गए तो फिर करेंगे क्या, हमें फायदा क्या होगा. इस तरीके से आगे है ब्रेक थ्रू इनोवेशन. ब्रेक थ्रू इनोवेशन में जो प्रॉब्लम होता है वो वेल डिफाइंड होता है. प्रॉब्लम का आपको पता होता है, लेकिन आपको अपनी डोमेन का नहीं पता होता कि ये आप कर भी सकोगे या नहीं कर सकोगे. फिर है डिसरप्टिव इनोवेशन. डिसरप्टिव इनोवेशन में 15 to 20% जो है रूल
लीन लॉन्च होते हैं। डिसरप्टिव इनोवेशन में आपको पता नहीं होता, डोमेन तो आपकी डिफाइंड होती है लेकिन प्रॉब्लम का आपको पता नहीं होता, तो बाद होता रूल रेगुलेशन का भी मसला बन जाता है। फिर है सस्टेनिंग इनोवेशन। अगर सस्टेनिंग इनोवेशन में जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट लैब वगैरह हो गई, डिज़ाइन थिंकर हो गए, इस तरह रोड मैपिंग होगी, तो ये सस्टेनिंग इनोवेशन में आ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम भी वेल डिफाइंड होता है और डोमेन का भी आपको पता होता है, तो फिर वो सस्टेन कर सकती है इनोवेशन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन ऐसी इनोवेशन है जिसमें आप कोई ऐसी कोई नई प्रोडक्ट लेके आ गए हैं मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन को नई प्रोडक्ट जब वो लेके आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट मस्ट यू अंडरस्टैंड दैट विल मीट द कस्टमर नीड, तो वो कस्टमर की नीड के साथ वो लाजमी होनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन के हमारे पास जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है ये करीम की। उनके ना अपने ड्राइवर हैं, ना उनकी अपनी गाड़ी है। गाड़ियां भी दूसरे लोगों की हैं और जो है वो ड्राइवर भी दूसरे हैं, मतलब दूसरे हैं, तो उनके दोनों चीज़ें अपनी नहीं है। सिर्फ उनका क्या है, मॉडल उन्होंने एक नया लेके आया है। जैसे वो मॉडल इनोवेटिव मॉडल था उनका, तो बस वो चल निकला और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिर है प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ जाना, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। एक तो बेहतरीन हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, दूसरा वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इतनी ज़्यादा महंगी भी ना हो कि वो लोग जो है वो उसके वेलकम भी ना कर सकें। फिर मार्केट पुल इनोवेशन। मार्केट पुल इनोवेशन ये है कि आपको मार्केट जो है वो ओरिजिनेट करती है, वो आपको पुश करती है कि आप जो है ये काम करो, मतलब मार्केट में उसकी डिमांड है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आप वो काम स्टार्ट कर देते हो। फिर है टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन। अभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके लिए एक सूटेबल एप्लीकेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन, मतलब कोई ऐसे कोर्सेज वगैरह की ज़रूरत पड़ गई है जो उस टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के काम में लाने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। Mental characteristics that allow a person to think outside of box. क्रिएटिविटी आती आउटसाइड ऑफ बॉक्स के सोचने से। अगर जितना आपके अंदर है उतना ही सोचते रहोगे तो वही बनेगा जो पहले हमेशा से बनता रहा। तो वो बॉक्स सबसे पहले तोड़ना होता है, उससे बाहर निकल के सोचना होता है कि दुनिया में और भी बहुत सारी फील्ड हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो यानी वास्ट थिंकर होना चाहिए। इसी के रिजल्ट के बेस पे जो है वो कोई इनोवेटिव आइडिया या इनोवेटिव प्रोसेस लॉन्च होता है। यूज ऑफ इमेजिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनेशन को किस तरीके से, ये एक रिसर्च से पता चला गया, काफी काफी आइडियाज जो हैं या काफी जो ख्वाबों में सोचे गए आइडियाज हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो क्रिएटिविटी के बेस इख्तियार कर लेते हैं। 5 स्टेजेस हैं इसमें क्रिएटिविटी प्रोसेस में। सबसे पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, प्रिपरेशन आपके बैकग्राउंड से होगी, मतलब आपके बैकग्राउंड किस तरीके से था, आपके फादर क्या करते थे, आप ग्रैंड फादर क्या करते थे, इस तरीके से बैकग्राउंड, या आपके एक्सपीरियंस से आपने प्रीवियस किसी जगह काम किया होगा, उसके बाद नॉलेज की बेस पे आपने कोई ऐसी एजुकेशन हासिल की होगी, तो ये इसकी प्रिपरेशन में आ जाता है। इनक्यूबेशन किस तरीके से, इनक्यूबेशन में जिस जगह आप आके अपने आइडिया पे काम करते हैं, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर इनसाइट्स आ जाती है, व्हेन द आइडिया इज कंप्लीटली बोर्न एंड रिफाइंड। जब आइडिया आपको बिल्कुल पता हो और रिफाइंड किया होता है तो फिर वो इनसाइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद इवैल्यूएशन, व्हेन आइडिया इज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड एनालाइज्ड फॉर इट्स वायबिलिटी। वायबिलिटी मीन वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, जो आप इस तरीके का आइडिया लेके आ रहे हैं वो वायबल होना चाहिए। एलेबोरेशन, व्हेन आइडिया इज ट्रांसफर्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो नई सर्विसेज या नई प्रोडक्ट, वायबल भी यही होता है कि समथिंग न्यू, ट्रांसफर टू समथिंग न्यू। और एलेबोरेशन भी इसी तरीके से है कि उसको एक जो आइडिया है उसको ट्रांसफर करके कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च की जाए। अगर फिर भी वो आपका एग्जिस्ट ना करे तो एलेबोरेशन से दोबारा आप प्रिपरेशन पे आ सकते हैं और दोबारा से आप प्रिपरेशन करके फिर से आप उस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बैरियर कौन कौन से, अभी हम इसके बैरियर की बात करेंगे। सबसे पहले पर्सनल बैरियर क्या है। पर्सनैलिटी, एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसके ऊपर उसने कोई ना कोई एक मोहर लगा दी होती है। बचपन में किसी ने कहा था कि नहीं आप तो बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तो बस वो उसके जो है दिमाग में, तो उन बैरियर्स को जो है वो भी ख़त्म करना होता है। सोशल प्रेशर होता है, आपके पास सोशल प्रेशर, वालिदैन होते हैं, आपकी फैमिलीज
और फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी, उनका भी एक प्रेशर होता है कि ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेक ऑफ पेशेंस, कभी कभी इंसान स्टार्ट जब करता है तो बहुत पैशनेट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो अपनी पैशन जो है वो खाना शुरू कर देता है। जब उसको डायरेक्शन नहीं क्लियर होगी फिर भी मसला होगा। फियर ऑफ फेलियर्स, सबसे बड़ा जो फियर है किसी भी बिजनेस का वो फेलियर है। ये सारे फियर्स का जो है वो बाप है। मेकिंग प्रायर अजम्पशंस, कोई पहले से अजम्पशन बना लिया, अज्यूम कर लिए थे कि ये इस तरीके से इतना तो होगा, तो इस तरीके से होगा, ऐसी लाइफ सोचनी शुरू कर देना। मतलब वो क्या कहते हैं, पहले से जो है वो आप बनाना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट है जी कल्चरल बैरियर्स, लेक ऑफ ट्रेनिंग। कल्चरल बैरियर लेक ऑफ ट्रेनिंग पे आता है। अगर आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं है तो फिर भी कल्चरल बैरियर आता है। मिस गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन आपको मुकम्मल नहीं मिली है, मोटिवेशन आपकी लो है, या बेसिक एबिलिटीज जो है वो आप में नहीं है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तक एक्सेस ही नहीं है। फिजिबिलिटी बैरियर क्या है, आपका आइडिया ब्लर है, आप खुद ही क्लियर नहीं है कि आपने करना क्या है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल्स भी आप जो है वो डामाडोल हो रहे हैं। बिजनेस मॉडल जो है वो आपका इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है। द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बैरियर्स, लेक ऑफ प्रायर नॉलेज जो है वो भी कम होना, प्रायर एक्सपीरियंस है वो भी कम होना, फिर सही इंफॉर्मेशन तक जो है वो भी एक्सेस ना होना, और एबिलिटी भी ना होना। फिर आ जाता है रेगुलेटरी और प्रोसीजरल बैरियर्स, लॉ और पॉलिसी के मुताबिक आपका बिजनेस हो ही नहीं, या वो रजिस्टर ना हो, रजिस्ट्रेशन में उसके प्रोसेस आ रहे हो, किसी की कॉपी की हुई हो। एक्सेस टू रॉ मटेरियल तक जो है वो उसकी एक्सेस ना हो, या उसमें कोई दरम्यान में बैरियर आ रहा हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो भी बैरियर बन सकती हैं। इस तरह एक्सेस टू रिसोर्सेज तक, ये सारे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जो बैरियर्स आ रहे हैं। द लिंक बिटवीन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले आपने अपनी ज़ात को पहचानना है कि मैं बाकी ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। योर पैशन, आपका पैशन बहुत मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। नॉलेज आपका जो है वो रीजनेबल होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस, अगर और ज़रूरत है तो आप अभी तक अपना वेंचर क्रिएट ना करो, आप एक्सपीरियंस गेन करके फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर लो। जिस तरह वो कैद सेड दैट, think 100 times before taking a decision, once you take a stand with one some man। तो जब बस डिसीजन ले लिया फिर उसके साथ जुड़ जाओ, फिर स्टार्ट कर दो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेटवर्किंग, आपको पता होना चाहिए कि आपके रेलिवेंट लोगों के साथ नेटवर्किंग है। फिर है नो योर रोल्स, आपका रोल क्या है, आप प्रॉप मोटर हो या आप ओपोनेंट हो। ठीक है, ये इसके बारे में भी आपका रोल अपने क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो अपनी। व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर, क्या चीज़ एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाती है। एक कॉजियर रीजनिंग होती है, एक इफेक्टिव रीजनिंग होती है। कॉजियर रीजनिंग बिगिंस विद द प्री डिटरमाइंड गोल, गोल को पहले से डिटरमाइन कर देना, ये भी एक कॉजियर रीजनिंग। एंड गिवन सेट ऑफ मीन्स, और उसको मीन्स दे देना कि इस वजह से होगा, इस वजह से। और एंड सीक टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल, फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड एफिशिएंट अल्टरनेट। कॉजियर रीजनिंग बेसिकली ये है कि आप जो है वो अपने गोल को पहले से डिटरमाइंड कर लें, आपको पता हो कि आपका क्या सेट ऑफ मीन्स है, और उसके बाद जो है वो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फास्टेस्ट करो, चीपेस्ट करो। अगर आप जितना जो जितनी रीजनिंग है उतनी, अगर जो है कॉस्ट इफेक्टिव है अपना आपकी कस्टमर्स, तो आप उसकी लेवल ऑफ कॉस्ट कम कर दें। कई थिंकर्स कौन होते हैं, आप लाइक ग्रेट जनरल्स। कई थिंकर्स ऐसे सोच रहे होते हैं जैसे एक जनरल सोचते हैं, ग्रेट जनरल सोचते हैं। सीकिंग टू कंक्योर फर्टाइल लैंड, कि हमने किस तरीके से इस लैंड को फतह करना है। इसी तरीके से जो है कोई रीजनिंग सोच रहा होता है कि हमने किस तरीके से जो है ये अचीव करना है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। मेक वर्सेस बाय डिसीजन इन प्रोडक्शन, बनाना है या बाय करना है, मतलब खुद क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग चलते हुए। इसी तरीके से पोर्टफोलियो बनाना जिसमें लोअर रिस्क ऑफ फाइनेंसिस वगैरह में, वो पोर्टफोलियो बनाना, या हायरिंग कर लेना किसी बेस्ट पर्सन को जो आप कर रहा हो। फिर इफेक्चुअल रीजनिंग, however does not begin with a specific goal, जिसमें गोल बात ये होता है कि गोल आपको स्पेसिफिक नहीं होता, आप पता नहीं होता, आपको क्लियर नहीं होता।
इट बिगिंस विद अ गिवन सेट ऑफ मीन्स एंड कुछ ऐसे जराए बन जाते हैं जिससे आप ये स्टार्टअप ले लेते हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं होता दोबारा। और फिर उसमें जो इमर्जिंग कॉन्टीजेंसीज होती हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है वो अपना गोल्स जो है वो आपको अलाउ करती रहती हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके। इफेक्चुअल रीजनिंग जो है इसकी इफेक्चुअल थिंकर जो होते हैं ये एक्सप्लोरर होते हैं, कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसके आगे हम कुछ इसकी टाइप्स देखेंगे, समझ आ गया। फैक्चुअल रीजनिंग ऑल बिगिंस विद थ्री कैटेगरीज, हु दे आर, कि उनकी ट्रेड्स क्या है, उनके टेस्ट क्या हैं, उनकी एबिलिटीज क्या हैं जिनको आप सर्व करने जा रहे हो। व्हाट दे नो, वो जानते क्या हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, एक्सपर्टीज अगर रेलिवेंट है जो आप अपना रख रहे हैं, अपने पास लोग रख रहे हैं तो वो किस तरीके के हैं। तो ये भी आपको डिफाइन करना होगा। होम दे नो, वो जानते सोशल मीडिया पर वो, हाँ, आप चेक करें। उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क चेक करें कि वो किस तरीके से। इसमें सबसे पहले जो है वो कस्टमर को रखा गया है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को, कि कस्टमर कौन है, वो क्या जानता है और वो क्या चाहता है। फिर कस्टमर डेफिनेशन होगी कि वो पार्टनरशिप और सेलिंग वगैरह के थ्रू जो है वो कस्टमर डिफाइन करेंगे किस किसी करेंगे। फिर सेगमेंट ऐड करेंगे, इस तरीके से एक सेक्टर जो है शुरू कर देंगे। इफेक्चुअल रीजनिंग के या इफेक्चुएशन के 5 प्रिंसिपल हैं। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट। बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल में ये है कि आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो गिवन मीन्स हैं, जो आपके हाथ में, आप उन्हीं को अप्लाई करके जो है वो आप क्रिएट कर लें कोई भी सोल्यूशन। दूसरा है लेमनेड प्रिंसिपल, सरप्राइज एंड मिस्टेक्स आर अनअवॉइडेबल। इसमें सर मिस्टेक जो है वो अवॉइडेबल नहीं है। एंटरप्रेन्योर यूज द मिस्टेक एंड सरप्राइज टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसमें एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो मिस्टेक्स को अवॉइड करे और कोई नई अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करे। इसमें नई अपॉर्चुनिटी को क्रेजी क्विल्ट जो है वो प्रिंसिपल, फोकस ऑन को क्रिएशन, ये हमेशा इसका को क्रिएशन पर फोकस होता है। इट कैन ब्रिंग न्यू डायरेक्शन एंड फंड्स हो, ये हमेशा कोई नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहा होता है कि कोई नई डायरेक्शन मिले मुझे और मैं उधर से जो है वो अपना प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करूँ। अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, यू शुड सी हाउ टू कवर द नेगेटिव साइड। इसमें आपने ये देखना है कि प्रॉफिट से पहले आपने लॉस को देखना है कि ये क्या, ये लॉस जो है वो, यानी नेगेटिव साइड को देखना है कि अगर लॉस हो गया तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। यह भी इफेक्चुएशन का एक। फिर है पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिजल्ट्स। जो भी होगा, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस तरीके से पायलट जो है वो प्लेन का रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो अपने जो भी है वो पहुंचे या ना पहुंचे, उसमें जो भी मिस्टेक है, तो मकसद उसका होता है कि जो है पायलट ही उसका रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वही उसको चला रहा है। वर्कशॉप एक्टिविटीज, टेक पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन योर रिसोर्सेज। सबसे पहले ये है कि आपने अभी इंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो लिखें। हु आर यू, आप कौन, यानी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है। व्हाट हैव यू एक्वायर्ड सो फार, और आप क्या क्या जो चीज़ें एक्वायर्ड कर सकते हैं। व्हाट आर योर स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या हैं वो भी लिखें जो जो आपकी हैं। व्हाट इज योर नेटवर्किंग इंक्लूडिंग योर, आपका नेटवर्किंग, चाहे फैमिलीज हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, आपका नेटवर्किंग कैसा है। और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। जनरेट द बिजनेस आइडिया विद योर अवेलेबल, जितना भी आपके पास जो रिसोर्सेज आ जाते हैं, ये आज हमने जितने पढ़े हैं एक क्रिएटिविटी के और इनोवेशन के जो फैक्टर पढ़े हैं, इनमें आप जिस जगह लाइक करते हैं उनके बारे में आप सर्च करें, उनके बारे में देखें, उसके बारे में जो है वो न्यूज़ वगैरह से देखें। कोई ऐसे मैगजीन्स आ जाते हैं रेलिवेंट आपके आइडिया से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे कंपनीज के, तो उनको पढ़ें, उनसे आप समझें कि किस तरीके का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये थी हमारी थीम नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।